चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे से आपकी रिवीजन क्लास शुरू होगी, खासकर कौन सी, उत्तराखंड की, है ना। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पटवारी के फॉर्म की कुछ डेट मतलब आगे कर दी गई है। तो जो 4 नवंबर थी उसको आगे कर दिया, आई थिंक 10 नवंबर ऐसा कुछ कर दिया है, तो देख लीजिएगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि जो हमारी डेट थी पीसीएस की 12 से 15, तो वो आगे कर दी गई है। और वो आपने देखा होगा कि 28 से 31 जनवरी कर दी है, तो काफ़ी टाइम मिल गया है। और देखिएगा काफ़ी बच्चे जो हैं मोटिवेशन वीडियो के लिए कह रहा था, लेकिन फ़िलहाल में जो है मैं चाहता हूँ कि एक उत्तराखंड रिवीजन क्लास आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका लगभग एक पूरा ट्रैकिंग जो है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, हम फटाफट रिवीजन में चलते हैं। उत्तराखंड रिवीजन में हम सबसे पहले देखेगा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में चलते हैं। यहाँ से सारी चीज क्लियर करते हुए चलते हैं। 1 नंबर आप मान के चलेगा कि 1 से 2 नंबर डेफिनेटली यहाँ से आयोग पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो 1-2 नंबर का है, तो हालांकि याद तो है ही आपको, रिवीजन क्लास है ना, तो मिस भी ना करे रिवीजन क्लास को। जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैं बताते रहूंगा, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, ठीक है, उत्तराखंड भौगोलिक स्वरूप से देखते हैं, वह जिलों की स्थिति, है ना, जिलों की स्थिति आया समझ में। तो इसमें हम लोग चलते हैं उत्तराखंड भौगोलिक स्वरूप और जिलों की स्थिति में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, है ना, 13 जिले हैं। मेन फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी कॉमन चीजें आपको बताएं, ठीक है। इसमें से देखिएगा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पहला, जो 1840 के आसपास में आपका पौड़ी बना था, है ना, पौड़ी बना था। और 1840 में जब पौड़ी बना तो आपने देखा होगा कि 1815 में जब कुमाऊं कमिश्नर आ गए थे, तो 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर था वो था श्रीनगर, है ना, श्रीनगर था। और 1840 में पौड़ी को एक जिला बना दिया गया, और 1840 के बाद इनका जो हेडक्वार्टर रहा श्रीनगर के बदले पौड़ी रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चल के देखेगा 1891 में आपके 2 जिले बने, अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा व नैनीताल। अल्मोड़ा व नैनीताल 2 जिले बने, है ना, अल्मोड़ा व नैनीताल 2 जिले बने। इसके बाद अगला चौथे जिले की बात करते हैं, तो टिहरी बना, ठीक है। टिहरी का विलय किया गया 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में, है ना, भारतीय संघ में इसका विलय किया गया था। किसका बताइएगा, टिहरी रियासत का। और ये उत्तराखंड का कौन से नंबर का जिला बना था, चौथे नंबर का जिला बना था, ठीक है। 4 जिले बन गए आपके, जिलों की स्थिति के हिसाब से जान रहे। और इसके बाद याद रखिएगा 24 फरवरी 1960 को 3 सीमांत जिले बने थे। इन्हें सीमांत जिला बोला जाता है, ठीक है। सीमांत जिले बोले जाते हैं पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। ये 3 जिले बने थे, याद रखिएगा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। और 3 देखेगा, आपसे पूछेगा कि आजादी के टाइम पे उत्तराखंड में कितने जिले थे। श्रीनगर 1 1840, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891, 3 हो गए। आजादी तक यही स्थिति थी, 3 थे, 2 गढ़वाल मंडल में थे, कुमाऊं मंडल में था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता आजादी से पहले। आजादी के बाद सबसे पहले बनने वाला जिला कौन सा था, टिहरी, 1 अगस्त 1949, 4 हो गए। 24 फरवरी 1960 को आपको 3 जिले बने, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इन्हें सीमांत जिला कहा गया, है ना। और जब इनकी स्थापना की गई तो कितने हो गए, टोटल 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन मैंने हालांकि बनाया भी था, 7 हो गए। पिथौरागढ़, ठीक है, यहां से कुमाऊं से नैनीताल, नैनीताल वह कौन सा बताइएगा, आपका अल्मोड़ा, ठीक है। 3 ये हो गए, फटाफट करते हैं हम, क्विक रिवीजन। और गढ़वाल से श्रीनगर, सॉरी मतलब पौड़ी, पौड़ी, है ना, और टिहरी, उत्तरकाशी और देन चमोली, चमोली। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 3 पेयर था 19। अभी मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब 1969 में आपका गढ़वाल मंडल बना, ठीक है, 1969 में जब गढ़वाल मंडल बना तो क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल मंडल बनने के टाइम पे गढ़वाल मंडल पे कितने जिले थे, तो 4 थे। कौन कौन से, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। और कुमाऊं में कितने थे, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये 3 थे, ठीक है, 1969 तक। हालांकि देखिएगा
कुमाऊं कमिश्नरी जो है 1854 में बना था, बैटन के टाइम पे कुमाऊं मंडल जो बना था 1854 में, है ना, ये याद रखेगा। और आपका मार्च 1900, हाँ 1854 में बना था, मार्च आई थिंक अक्टूबर के आसपास में ये बना था। एक मिनट में थोड़ा, हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, समझ में आना इतना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर 1975 दिया जाता है देहरादून को। हालांकि 1871 वो वहां का था, यूपी के साइड में, और उत्तराखंड में मिलाने की बात आई तो 1975। 1988 में आपका कौन सा बताइएगा, हरिद्वार, है ना। 1997 में आपका चंपावत, बागेश्वर, वो कौन सा बताइएगा, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये बने थे। और इसके बाद अगला जो लास्ट मिला वो यूएस नगर, ठीक है। और यूएस नगर को बनाया गया था जॉर्ज कमेटी के अनुसार। तो जॉर्ज कमेटी का संबंध किस जिले से है, तो याद रखेगा यूएस नगर से, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, याद रखेगा। अब इसके बाद देखिएगा उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद उत्तराखंड की लोकेशन हम लोग देखते हैं, लोकेशन बना रहा हूं, सीधे लोकेशन बना लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की लोकेशन में देखिएगा सबसे उत्तरी जिला जो है लिखेगा उत्तरकाशी, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला यूएस नगर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला बना लीजिएगा, ये यहां से ऐसे जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है लिखे लीजिएगा देहरादून, बनाइएगा देहरादून। 4 जिले बनाइएगा, सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी यूएस नगर और देहरादून लिखेगा सबसे पश्चिमी, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई है, याद रखेगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि यूएस नगर से उत्तरकाशी तक की उत्तराखंड की लंबाई 320 किलोमीटर है, लिख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेगा पूर्व से पश्चिम राज्य की, ये चौड़ाई होगी, सॉरी ये लंबाई नहीं होगी बच्चों, ये चौड़ाई होगी, इसे चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। मैप में याद रखेगा उत्तर और दक्षिण में चौड़ाई होती है, पूर्व और पश्चिम में लिखेगा लंबाई होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की लंबाई जो है 358 किलोमीटर है, कितना है, 358 किलोमीटर है, याद रखेगा। तो यानी कि देहरादून और पिथौरागढ़ का जो उत्तर से जो पूर्व से पश्चिम है 358 किलोमीटर है, उत्तरकाशी और यूएस नगर के बीच में 320 किलोमीटर है, ठीक है। तो 320 किलोमीटर उत्तरकाशी से यूएस नगर, याद रखेगा, ये चौड़ाई के हिसाब से लेते हैं। कई बार हम ऐसे देख रहे हैं ना, तो मैप में हमें लंबाई लग रहा है और ये वाला चौड़ाई लग रहा है, नहीं, लेकिन उल्टा होता है। उत्तर और दक्षिण को यहाँ पे मैप पे चौड़ाई बोला जाता है और पूर्व और पश्चिम को लंबाई बोला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई है चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लोकेशन है, ठीक है, इतना समझ में आया ना। इसके बाद देखेगा, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेगा, ठीक है। रिवीजन क्लास है, पूरी याद रखेगा, पढ़ा तो आपने भी है, मैंने भी पढ़ाया है, फिर भी रिवीजन हम चल रहे हैं फटाफट। देखेगा यह है उत्तरकाशी, ये है चमोली और ये है पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये 3 ऐसे जिले हैं जो तिब्बत से सीमा बनाते हैं, लिख लीजिएगा, तिब्बत से सीमा। कभी भी आपसे अगर तिब्बत से सीमा बनाने वाले दर्रे है ऑप्शन में, सी चमोली है, 3 कुछ और है, तो डेफिनेटली चमोली होगा, ठीक है। तो 3 तिब्बत से सीमा बनाते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से नीचे आपका चंपावत, जहां हम रहते हैं यहाँ पे, और इसके सबसे दक्षिणी जिला यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर। तो ये 3 पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और यूएस नगर जो है, याद रखेगा, ये नेपाल से सीमा बनाते हैं, लिख लीजिएगा, नेपाल से। और इसमें से पिथौरागढ़ कॉमन है, जो तिब्बत और नेपाल दोनों से सीमा बना रहा है, लिख लीजिएगा, जो दोनों से सीमा बना रहा है, तिब्बत और उससे, ठीक है, लिख लीजिएगा। और टोटल अंतरराष्ट्रीय यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके
यहां तक यूएस नगर तक जो टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा है राज्य की वो 675 किलोमीटर है, लिख लीजिएगा। ठीक है, 625 75 नहीं, सॉरी 25 करेगा, 675 नहीं 25 किलोमीटर है। इसमें से 350 किलोमीटर, ठीक है, 350 किलोमीटर तो तिब्बत के साथ लगती है सीमा, लिख लीजिएगा, और बची 275 वो नेपाल के साथ सीमा लगती है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लंबी लगती है, तो तिब्बत से, यानी कि चीन कह सकते हो। कम किससे लगती है, नेपाल से। तो नेपाल से 275 किलोमीटर लगती है और तिब्बत से 350 किलोमीटर लगती है। बीच में एक कॉमन जिला है पिथौरागढ़, जो नेपाल से सीमा बना रहा है और किससे भी बताइएगा, तिब्बत से भी। इसलिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा राज्य जो सबसे अति बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो पिथौरागढ़ होगा। ठीक है, सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पिथौरागढ़, याद रखिएगा, और दो देशों के साथ बनाता है, नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके एक कॉर्नर सा जो है नेपाल और चीन वाला ये क्लियर हो गया। कुल सीमा पूछेगा तो 675 किलोमीटर की कुल सीमा है, ठीक है, राज्य की। इतना समझ में आया आपको, है ना। इसके बाद हम फटाफट चलते हैं, देखिएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गढ़वाल का हम चमोली बनाते हैं, ठीक है, और ये गढ़वाल का नीचे हम क्या बनाते हैं, पौड़ी बनाते हैं। सिंगल सिंगल मैप बनाइएगा, ठीक है, पौड़ी बनाते हैं। यहां से आपका कुमाऊं का जो है, यहां से पिथौरागढ़ बना लो, पी लिख देता हूं, और यहां से बागेश्वर, और हल्का सा ये, और चमोली का ये पार्ट है ना, इतना सा पार्ट ये ऐसे आता है और ऐसे कवर करता है, तो इसे अल्मोड़ा लिख लीजिएगा, अल्मोड़ा। और नीचे जो है वो नैनीताल लिख लीजिएगा, नैनीताल। ठीक है, तो इधर को कुमाऊं मंडल है, इसको गढ़वाल मंडल है। तो गढ़वाल मंडल के तो दो जिले आपके कुमाऊं मंडल से लगते हैं, चमोली और पौड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं मंडल से लगते हैं, तो दो, चमोली और पौड़ी। क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल से लगते हैं, तो चार। कौन कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला कुमाऊं मंडल के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, तो चमोली। चमोली 3 जिलों से बनाता है, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, आपको तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद रखेगा, सारी याद रखेगा। तो चमोली ऐसा है जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, यानी कि एक ऐसा गढ़वाल मंडल का जिला है वो जो 3 क्या करता है, जिलों से सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा जिलों से, कुमाऊं मंडल के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला गढ़वाल का जो जिला है वो है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, पौड़ी बनाता है, याद रखिएगा, अल्मोड़ा और नैनीताल से। ठीक है, पौड़ी 2 जिलों से बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कुमाऊं मंडल में यहां पे बनाइएगा सिंपल बागेश्वर, और बागेश्वर के नीचे बनाएगा अल्मोड़ा। गढ़वाल मंडल में यहां पे बनाएगा रुद्रप्रयाग, और इस साइड में बनाइएगा टिहरी। ठीक है, जल्दी जल्दी करेगा। तो कुमाऊं मंडल के 2 जिले आपको दिख रहे हैं और गढ़वाल मंडल के 2 जिले दिख रहे हैं। कुमाऊं मंडल के कौन कौन से, बागेश्वर, अल्मोड़ा, और गढ़वाल जिले के रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ये 4 जिले जो है उत्तराखंड के आंतरिक जिले कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक इसलिए कह देता है, न तो इनके किसी राज्य से सीमा लगती है, न ही किसी देश से सीमा लगती है, इसलिए ना आंतरिक जिला बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कुमाऊं मंडल से कितने आंतरिक जिले हैं, 2, और गढ़वाल मंडल से 2। कौन कौन से, बागेश्वर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग और टिहरी। समझ में आया, याद आया, ठीक है। सारी चीजें याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन है और ये याद रखिएगा। 53,483 उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल। इसमें से पर्वतीय क्षेत्र पूछेगा तो 86.07% कौन सा बताइएगा, पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्रफल है इसमें टोटल। ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा तो 13.93 जो परसेंट है ये है मैदानी। ये कौन सा है, मैदानी। ठीक है, मैदानी है, याद रखिएगा। तो 86.07 पर्वतीय भाग है उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में, 53,483 में, और मैदानी भाग है 13.93। ठीक है, इसमें से भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे जो है 11 पूर्णतः पर्वतीय जिले हैं, 11 पूर्णतः पर्वतीय जिले हैं, सिर्फ 2 मैदानी जिले हैं। 2 मैदानी जिले कौन कौन से है बताइएगा, यूएस नगर और हरिद्वार।
ये दो पूर्णतः उत्तराखंड में मैदानी जिले हैं, इनके अलावा जितने हैं वो जो है याद रखेगा क्या है, पर्वतीय जिले हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रफल जो उत्तराखंड में है 86.07 और मैदानी क्षेत्रफल जो है 13.93। लिख लीजिएगा, सारी चीज लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अब देखिएगा हम 1 नंबर का हमें क्वेश्चन बनाना है आज के टॉपिक से कंफर्म, 1 से 2 नंबर का है ना। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य, टॉप 3 जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3। देखिएगा उत्तरकाशी चमोली में हमेशा कंफ्यूजन होता है, आपको पता है, हमेशा से ही कंफ्यूजन होता है उत्तरकाशी और चमोली में। तो टॉप 3 में वैसे तो आयोग दे रहा है तो उत्तरकाशी उसने आंसर दिया है ना, और यूके SSC देता है तो वो चमोली देता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन है। और तीसरा याद रखिएगा, आपका तीसरे नंबर का पूछा जा सकता, कौन सा बताइएगा, पिथौरागढ़। तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, वो किसका लिखेगा, पिथौरागढ़ का, ठीक है, तीसरे नंबर में पिथौरागढ़ का। और चौथा नंबर भी लिखना है तो पौड़ी गढ़वाल, ये याद रखेगा, चौथे क्रम तक याद रखेगा उत्तराखंड के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले कौन से हैं। आयोग के अनुसार तो उत्तरकाशी है, दूसरे नंबर में वो चमोली देता है, तीसरे में पिथौरागढ़ देता है और चौथे में गढ़वाल देता है, उनके अनुसार है भाई। एग्जैक्ट डाटा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसे ये लोग टकराते हैं समझ में नहीं आता, कभी उत्तरकाशी कभी चमोली में हमेशा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आयोग की ओर से ज्यादा तो उत्तरकाशी आंसर लगा के आइएगा। और सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे चंपावत सबसे छोटा है, चंपावत का कई बार क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 1766 वर्ग किमी, लिख लीजिएगा 1766 वर्ग किमी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटा है लिख लीजिएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तीसरे नंबर पे सबसे छोटा बताइएगा कौन सा है, बागेश्वर क्षेत्रफल में। और चौथे नंबर का कौन सा है बताइएगा, सबसे छोटा हरिद्वार। ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, हरिद्वार चौथे नंबर में सबसे छोटा जिला है, चौथे नंबर पे, ठीक है। और ओवरऑल जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा। तो टॉप 4 आपके बड़े जिले हो गए कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। कई बार आयोग इसको चमोली दे देता है, ठीक है, जो यूके SSC है, और यूके PSC ने उत्तरकाशी दे रखा था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले चंपावत, इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 1766 वर्ग किमी। दूसरे नंबर पे पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग सॉरी, तीसरे नंबर पे बागेश्वर, चौथे नंबर पे हरिद्वार। इससे क्वेश्चन बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे में कंफ्यूज होता है, दोनों के टॉप 1-2 के स्थान चेंजेस है, क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा आ जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरे नंबर पे आता है चंपावत। देखिएगा दोनों का क्रम उलटफेर है कि नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 में कौन सा है, चंपावत, और जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन है, रुद्रप्रयाग। वही जनसंख्या में उलटफेर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम रुद्रप्रयाग, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या किसकी, चंपावत की। ये दोनों क्लैश होते हैं। क्वेश्चन मेरा एक बार गलत हुआ है तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसको ना छोड़े, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से मैंने छोटे तो बता ही दिए हैं, दो बड़े देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, फिर देहरादून में, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला देहरादून, फिर तीसरे नंबर पे यूएस नगर, और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा नैनीताल। चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है नैनीताल, टॉप 4, ठीक है, टॉप 4 लिख लीजिएगा, टॉप 4 लिख लीजिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। और यहां पे लिखना है टॉप 4, तो तीसरा लिख लीजिएगा बागेश्वर, बागेश्वर तीसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला है, और चौथे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला है उत्तरकाशी, लिख लीजिएगा, ठीक है। 4-4 तो याद रखिएगा क्योंकि आयोग हमेशा तीसरा चौथा पूछता, मैंने देख रखा है। 1 नंबर कंफर्म है यहाँ से आना, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन क्लास है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर यूएस नगर, फिर नैनीताल। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, ये सारा रिवीजन क्लास में है। तो 1 नंबर तो भैया यहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। अब हम आते हैं साक्षरता में। साक्षरता में जिलों के हिसाब से चलते हैं, साक्षरता,
ठीक है। साक्षरता सबसे ज्यादा ओवरऑल परसेंटेज में देखा जाए तो देहरादून, लिखते भी रहिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है लिख लीजिएगा, वो आपका कहां पे है, देहरादून में। फिर दूसरे नंबर पे नैनीताल, ये तीसरे नंबर पे चमोली। टॉप 3 लिखेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 लिखेगा, ठीक है। टॉप 3 जो एजुकेशन में है ओवरऑल, पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल और तीसरा चमोली लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता में सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, यूएस नगर। यूएस नगर में सबसे कम साक्षरता है। उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद उत्तरकाशी में। टॉप 3, ठीक है। तो टॉप 3 हाईएस्ट जो साक्षरता में है वो है देहरादून, दूसरे नंबर पे नैनीताल और तीसरे नंबर पे चमोली। तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि तीसरे नंबर पे साक्षरता में सबसे बड़ा ज्यादा किसमें है, तो चमोली। सबसे कम साक्षरता जो है यूएस नगर में है, दूसरे नंबर पे हरिद्वार और तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखिएगा हम, अब ये तो ओवरऑल मतलब पुरुष और मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर साक्षरता है, मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड करके साक्षरता है, तब जाके ये स्थिति है। अब हम सिंगल मेल करते हैं, ठीक है। सिंगल पुरुष साक्षरता की बात करें तो सिंगल पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में, लिख लीजिएगा, सिंगल पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में। और सिंगल सबसे दूसरे नंबर पे सबसे पुरुष साक्षरता चमोली में, लिख लीजिएगा, चमोली में पुरुष साक्षरता, ठीक है। इसके बाद 2 ही लिखेगा, पुरुष साक्षरता में सबसे कम पुरुष साक्षरता जो है हरिद्वार में है, हरिद्वार में है। दूसरे नंबर पे सबसे कम पुरुष साक्षरता यूएस नगर पे है, यूएस नगर पे है। और तीसरा सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है वो है उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में। पुरुष साक्षरता तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में है। तो टॉप 3 पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य है, जिले हैं, सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में, फिर चमोली में, फिर अल्मोड़ा में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में, फिर यूएस नगर में और उत्तरकाशी में। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे क्लैश होते हैं, आसान लगते हैं लेकिन आसान यही क्वेश्चन नंबर लेते हैं। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, यूएस नगर में, समझ में आया ना। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, हरिद्वार में। यही क्वेश्चन आता है, कई बार हम यूएस नगर में सबसे कम साक्षरता है तो उसी को मेल लेते हैं, लेकिन मेल की साक्षरता में बदल जाता है। सबसे कम जो पुरुष साक्षरता वो हरिद्वार में है और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पे है बताइएगा, कहां पे, रुद्रप्रयाग में। और दूसरे नंबर पे सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पे है, यूएस नगर पे। जबकि जो ओवरऑल साक्षरता है दूसरे नंबर पे सबसे कम कहां बताइएगा, हरिद्वार में। तो इसलिए इन दोनों के क्रम देखिएगा फिर से ऊपर नीचे हैं, पुरुष में और ओवरऑल में, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा एक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि हल्का क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्षेत्रफल में और जनसंख्या में चंपावत और रुद्रप्रयाग वाला बताया, वहां फोकस करने की जरूरत है। उसी प्रकार से साक्षरता में ओवरऑल साक्षरता और मेल साक्षरता में इन दोनों के क्रम ऊपर नीचे है, उत्तरकाशी और हरिद्वार के, इसको पकड़ के रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा मकसद ये है कि आपका जो रिवीजन क्लास है उसमें थोड़ा सा केयर रहे, है ना। कई बार हवा में देखे हम लोग जो है ये तथ्य रट नहीं पाते हैं, ठीक है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं, सॉरी महिला साक्षरता। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा महिला साक्षरता देहरादून में लिखेगा, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता लिखेगा, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता देहरादून में, फिर दूसरे नंबर पे नैनीताल में और तीसरे नंबर पे पौड़ी में। तो ये 3 जिले याद रखिएगा, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता आपकी देहरादून में, दूसरे नंबर पे पौड़ी और तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी। अब देखिएगा यहाँ पे फिर चेंज है, सबसे कम महिला साक्षरता के टॉप 3 लेते हैं तो सबसे कम जो है वो है उत्तरकाशी। तो पूरे राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता जो है याद रखिएगा वो उत्तरकाशी में है। दूसरे नंबर पे भी चौंकाने वाला तथ्य है टिहरी, दूसरे नंबर पे सबसे कम महिला साक्षरता है। और तीसरे नंबर पे सबसे कम महिला साक्षरता हमारे यूएस नगर पे है ना, यूएस नगर पे लिख लीजिएगा। टॉप 3 सबसे ज्यादा महिला साक्षरता देहरादून में, दूसरे में नैनीताल में, तीसरे में पौड़ी में। टॉप 3 महिला साक्षरता सबसे कम महिला साक्षरता हमारे जिले में उत्तरकाशी में, दूसरे नंबर पे टिहरी में और तीसरे नंबर पे कहां पे, यूएस नगर पे। ये क्वेश्चन देखिएगा बन सकते, मैं बता रहा हूं, 1 नंबर तो डेफिनेटली गारंटी बनेगा। हालांकि अब कैसा बनेगा वो नहीं कह सकता, इजी बन गया वेल एंड गुड, लेकिन अगर थोड़ा अंदर का पूछ दिया टॉप 3 टॉप 2 तो याद रखिएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, याद रखिएगा।
सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या देहरादून में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हरिद्वार में, तो दूसरे नंबर पे हरिद्वार में है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, और तीसरे नंबर पे वही यूएस नगर पे आपका सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। ये तीन, ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, ठीक है, याद रखेगा। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में, फिर रुद्रप्रयाग में, लिख लीजिएगा, फिर उत्तरकाशी में, फिर उत्तरकाशी में। तो कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर, दूसरे नंबर पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या उत्तरकाशी, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पूछा जा सकता है देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर यूएस नगर, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात, तो राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा का पूछा जा सकता है, 1139 यहाँ पे लिंगानुपात है, याद रखिएगा, यानी कि 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं। दूसरे में है रुद्रप्रयाग, सबसे ज्यादा लिंगानुपात में 1114, ठीक है, दो ही याद कर लीजिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा आपका जो लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा में, और सबसे कम जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, 1114। सबसे कम जो आपका लिंगानुपात है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात हमारा हरिद्वार में है, हरिद्वार में 880 है, और दूसरे नंबर वाला भी चौंकाने वाला है, सबसे कम दूसरे नंबर पे देहरादून में है लिंगानुपात, याद रखेगा। तो ये पहले याद रखेगा, अल्मोड़ा में 1139 है लिंगानुपात, और हरिद्वार में 880, यानी कि हरिद्वार में 1000 पुरुषों में 880 महिलाएं हैं, अल्मोड़ा में 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं, ठीक है। तो देहरादून की स्थिति भी लिंगानुपात में काफी खस्ता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में मात्र 902 महिलाएं हैं, तो दूसरे नंबर पे सबसे कम लिंगानुपात हमारे यहाँ देहरादून में है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। ओवरऑल लिंगानुपात में पूरे देश में 13वें नंबर पे हैं हम लोग, हैं ना, तो ये चीज याद रखेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वन पंचायतें, सर्वाधिक वन पंचायत, तो सर्वाधिक वन पंचायत है आपका नैनीताल में, ठीक है, और सबसे कम वन पंचायत है, लिखेगा, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सबसे ज्यादा वन पंचायत है आपका नैनीताल में, और सबसे कम वन पंचायत है रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक ग्राम पंचायत है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत, ये वन पंचायत और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज हो सकता है, याद रखेगा। सर्वाधिक ग्राम पंचायत है पौड़ी में, और सबसे कम ग्राम पंचायत है, लिखेगा, हमारे यहाँ चंपावत में, चंपावत में 1313 ग्राम पंचायत है, ठीक है, सबसे कम। तो सर्वाधिक वन पंचायत है नैनीताल, और सबसे कम वन पंचायत रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक ग्राम पंचायत है पौड़ी, और सर्वाधिक कम पंचायत है कहाँ पे, चंपावत में, है ना। विकास खंड की बात आए, ये तो पूछेगा नहीं, आयोग इतना जाएगा नहीं, ठीक है। सर्वाधिक विकास खंड भी पौड़ी में ही है, 15 लिख लीजिएगा। सर्वाधिक विकास खंड पौड़ी में ही है, सबसे ज्यादा विकास खंड पौड़ी में, 15 लिखेगा, ठीक है। और सबसे कम जो विकास खंड है वो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, याद रखिएगा, सबसे कम विकास खंड, ठीक है। 3 है अभी का अपडेट जो है, और सबसे ज्यादा विकास खंड जो है पौड़ी में है, 15, ठीक है। तो एक रिवीजन के साथ हल्का फुल्का मैं आपको कुछ और चीज भी बता दूं कि जहां जहां पे आपको फोकस करना है, ठीक है। देखिएगा, जीएस में मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा जीएस का भी चलेगा, पूरा रिवीजन चल ही रहा है, पहले गवर्नर जनरल इकोनॉमी चल ही रहा है, उसके बाद समाप्त करके फिर गवर्नर जनरल के बाद दूसरा जीएस। 2 होती है, एक होती है स्टैटिक जीएस, एक होती है ट्रेडिशनल
देखिएगा आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप सभी को पता है, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन बस आप इसमें मात खा देते हो स्टैटिक और ट्रेडिशनल में, आप लोग ज्यादा फोकस कर लेते हो ट्रेडिशनल जीएस में, और आप लोग स्टैटिक जीएस में जो है मात खा देते हो। है क्या, मैं बता रहा हूँ, यहीं पे मात खाते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल जीएस का मतलब है कि पुरानी जीएस, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होना है नहीं होना है, हिस्ट्री पे चेंजेस हो ही नहीं रहे हो। जैसे आप सल्तनत काल पढ़ रहे हो, मुगल काल पढ़ रहे हो, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते, दैट इज ट्रेडिशनल जीएस। तो ट्रेडिशनल जीएस तो आपने पढ़ी ली है, आपको खासा ध्यान जो करना है स्टैटिक जीएस में। स्टैटिक जीएस मतलब जैसे आपके लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं, कौन सा हुआ है समझ में आया ना, लेटेस्ट इकोनॉमी में कोई सर्वे आया है, जीएसटी में कुछ बदलाव हुआ है, कोई फेरबदल हुआ है, रेपो रेट क्या है भाई। देखिएगा करंट अफेयर भाई 6-7 महीने की तो याद करके ही चलेगा, 3 से 4, 4 से 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 5 से 6 नंबर का भी। तो करंट अफेयर का अहम योगदान हो सकता है आपको डुबाने में भी, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कई लड़के जो है करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं, तो करंट अफेयर जो है वो स्टैटिक जीके का हिस्सा है। तो आपको जीएस में याद रखिएगा, ट्रेडिशनल जीएस कम ले डूबेगी, स्टैटिक जीएस ज्यादा ले डूबेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टैटिक जीएस में ज्यादा ध्यान करें कि वर्तमान में मसालों पे कौन नंबर 1 पे चला गया है, कोयले पे कौन नंबर 1 है, मतलब हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट खनिज है, जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं वो तो याद होनी चाहिए, है ना, स्टैटिक जीएस में। तो स्टैटिक जीएस में ज़्यादा फोकस करिएगा। आपको बहुत सारे लोग ये पढ़ने के लिए वो पढ़ने के लिए फोर्स करेंगे, आप पढ़िए कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि देखिएगा ट्रेडिशनल जीएस के साथ साथ स्टैटिक जीएस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और स्टैटिक जीएस ही देखिएगा यूके पीएससी जो है ना, यूके पीएससी एक ऐसा बोर्ड है, आप हालांकि पता नहीं ग्रुप सी के साथ क्या वो मतलब बर्ताव करता है, लेकिन यूके पीएससी जो है ना उसे पता है कि स्टैटिक जीएस में बच्चा फंस सकता है, इसलिए वो स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन ज्यादा करता है। तो थोड़ा बहुत जिसका कांस्टेबल है और जिसका पटवारी है, थोड़ा स्टैटिक जीएस की ओर भी अपना फोकस करें, है ना। और टर्म्स मतलब जो इंपोर्टेंट टर्म्स है वो तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। और स्टैटिक और ट्रेडिशनल जीएस तो आप समझ ही गए, है ना। इसके अलावा देखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, फिर से ये बात गांठ बांध के मान लो, फिर से एक बार, हिंदी कहीं विलन न बन जाए, याद रखेगा, हिंदी कहीं विलन न बने, याद रखना। बहुतों के लिए बन सकती है हिंदी विलन, ठीक है, हिंदी विलन नहीं बननी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। ये विलन का काम कर सकती है अगर आपके व्याकरण में डायमेंशन अच्छे नहीं है, तो पर्यायवाची और विलोम, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शुद्ध अशुद्ध, देशज विदेशज, इसमें ही आपका तत्सम तद्भव आ गया। तो इन पे ना खासा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा हर दिन कोशिश करिएगा कि जो आपने पढ़ रखा है, जितने पर्यायवाची पढ़ रखे, विलोम शुद्ध अशुद्ध देशज विदेशज जो भी कर रहे हो, इसको तो डेली दोहराओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जॉनर से पर्यायवाची नहीं आता, ज्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो पर्यायवाची आपके जॉनर से गायब हो जाता है। विलोम शब्द का भी ऐसा ही होता है ना। तो इनकी तो हर डेली प्रैक्टिस किया करो, पर्यायवाची विलोम शब्द शुद्ध अशुद्ध देशज विदेशज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा खासा फोकस लगाना है व्याकरण में, ट्रेडिशनल हिंदी ट्रेडिशनल में, ठीक है। ये तो हिंदी का मिसलेनियस वाला पार्ट लगा लो आप, हिंदी का मिसलेनियस वाला पार्ट भी तैयार करना है। ट्रेडिशनल हिंदी में मैं व्याकरण को रखूंगा, और व्याकरण में खासा फोकस रखिएगा। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, है ना, 1 नंबर डन है वहां से, तो वो वाला क्लियर कर लीजिएगा, है ना। बाकी देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनसंचार पत्रकारिता होगा आपका स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता, वो सारे बच्चों का एक इश्यू आ सकता है, ठीक है, सारे बच्चों का इश्यू आ सकता है ऐसे मैं अगर इधर उधर का पूछ दिया। लेकिन देखिएगा इशू कहाँ नहीं आएगा, जहाँ पे बच्चों का व्याकरण अच्छा है और आपका व्याकरण अच्छा नहीं है, तो वहां पे डिफरेंट जो है पैदा हो सकता है, समझ में। वहां पे आप डिफरेंट में फेंके जा सकते हो, जो कंप्यूटर है, जो सिलेक्शन वाले हैं वो आपको पीछे धकेल सकते हैं, यहाँ पे जिनकी अप्रोच ट्रेडिशनल व्याकरण में अच्छी है। अरे आप सिंपल सा सोचो ना, अपने अंदर से सोचो, ठीक है। जनसंचार है, सपोज करो कोई नया सा उठा के दे दिया कहीं से, क्या कर लोगे आप, नहीं कर सकते हो। कोई अलग से आ सक गया, पत्रकारिता आ गई, कोई किसी पत्र में बोल दिया दाईं और बाईं और, या चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ याद हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं याद रखिएगा
वहां पे तो गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए ना, जहां पे सारे कॉमन हो सकते हैं। तो व्याकरण में एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, और व्याकरण में आपने क्वेश्चन गलत नहीं किए तो डेफिनेटली हिंदी विलन नहीं, हिंदी आपका एक पॉजिटिव अंक लेके सामने आएगी। उत्तराखंड का देखिएगा, ठीक है, थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करेगा, क्यों आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करेगा, क्योंकि आयोग का थोड़ा नेचर रहा है कि उस और ज़्यादा जाता है। मैंने अभी जो पढ़ाया, ठीक है, जनसंख्या ये सारा कवर कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता आयोग, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कहीं से भी। तो इसके अलावा आपका उत्तराखंड में देखेगा, वो ये भी पूछ सकता वर्तमान में घटित घटनाएं कोई इंपोर्टेंट, पद्मश्री, पद्म भूषण, और ये चीजें याद रखेगा। ये करंट में थोड़ा ध्यान दे सकता है। उत्तराखंड भी 40 नंबर की है, तो उत्तराखंड का 4 से 5 नंबर करंट पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो बी प्रिपेयर रहे कि इसमें ना रहे, हवा में ना रहे कि उत्तराखंड का जो आपका करंट अफेयर है वो नहीं पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड स्टैटिक भी आपको याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। और खासकर देखिएगा, वो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है कि उत्तराखंड के किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिखी हो, वो फेमस हुई हो, कोई एथलीट फेमस हुआ हो, है ना, और कोई साहित्यकार फेमस हुआ हो, या किसी को कोई पद्मश्री, पद्म भूषण या कुछ ऐसा मिला हो। तो इस टाइप का कुछ ऐसा है, 1-2 साल के अंदर उसको कैप्चर कर लीजिएगा, सीधे कैप्चर करना है, ठीक है। उत्तराखंड की सरकार की कोई योजनाएं पूछ सकता है इंपोर्टेंट वाली, ठीक है। करंट अफेयर पूछेगा तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार से ही रिलेट करता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को कवर कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स देखिएगा, बहुत आसान है। संविधान संशोधन आपसे पूछा जा सकता है, 42वां तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइन हुई थी। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, संविधान प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन ले लीजिएगा। घटना चक्र तो पढ़नी है, मैं आपको बता दूं, बेहतरीन रणनीति बता दूं आपको, ठीक है, जो आपको करना है, बिल्कुल भी इससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। लूसेंट आपने पढ़ ली है, पॉलिटी की, वेल एंड गुड, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की, पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इको हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है। अब जो बच्चा इससे आगे बढ़ा हो तो महेश बर्डवाल में पहुंचा होगा ज्योग्राफी में, है ना, उससे ज्यादा माजिद हुसैन में पहुंचा होगा। चलो जो भी पढ़ ली, इकोनॉमी में या परीक्षा वाणी हो सकती है आपके पास, आपने यहाँ लूसेंट से पढ़ा होगा, ठीक है। रमेश सिंह पे तो आप गए नहीं होंगे डेफिनेटली। हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री के लिए सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के बहुत सारे शौकीन है उत्तराखंड में। तो आपके पास केसी पांडे की भी हो सकती है, स्पेक्ट्रम भी हो सकती है, रमेश चंद्रा भी हो सकती है, अरे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, आपने पढ़ ली है तो उसमें हाईलाइट किया है तो रिवीजन कर लीजिएगा उन सारों को, जो भी आपके पास बुक है। मेरा कहने का मतलब है, आपने वो बुक पढ़ ली है तो जो जो चीजें आपने पढ़ ली है या जो नोट्स उन बुकों से बनाए हैं उन्हें रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन अब कोई नई बुक ऐड करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो स्पेक्ट्रम पढ़ो, तो वो फिर बेवकूफी है। अब पढ़ना बेवकूफी है जिनका कांस्टेबल का पेपर है। अब जो आपने अब तक पढ़ रखा लूसेंट, हाँ एक चीज ऐड कर लेना, वही मैं बता रहा हूं। अब आप नई बुक मत ऐड करना, घटना चक्र पूर्वालोकन ऐड कर लो, पूर्वालोकन ऐड कर लो। मैं ये कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम से ज्यादा आपको हिस्ट्री की घटना चक्र पूर्वालोकन फायदा दे सकती है इन 30 दिनों में। अगर कोई बुक फायदा दे सकती है तो डेफिनेटली 100% यही बुक जो है फायदा देगी। सीरियसली होके बोल लो, बिल्कुल भी हल्के में ना रहे, ठीक है। जो जो चीजें बता रहा हूं वो एफर्ट बिल्कुल लगना चाहिए पटवारी तक, समझ में आना, वो सारा एफर्ट लगना चाहिए। तो जो भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अब आप खासा ध्यान दें घटना चक्र पूर्वालोकन में, ठीक है। तो घटना चक्र पूर्वालोकन में खासा ध्यान दें, और हो सके तो हाँ, घटना चक्र पूर्वालोकन में सारा डाटा मिल जाएगा। फोकस करें स्टैटिक जीके में और खासकर करंट अफेयर में, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड की हो और जीएस की हो। स्टैटिक जीके में ज्यादा फोकस करना। आप मेरे छात्र हो तो मैं पहले बता रहा हूं, स्टैटिक जीएस ले डूब सकती है। स्टैटिक जीएस का मतलब मैंने समझा दिया, जो तत्काल में हुआ हो, जो अभी रिसेंटली हुआ हो। जैसे आप करंट अफेयर भी बोल सकते हो, लेकिन करंट अफेयर से थोड़ा पहले का भी स्टैटिक जीएस में आता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास जीएस की बुक है, घटना चक्र पूर्वालोकन लेके वो बुक, घटना चक्र पूर्वालोकन अपने नोट्स दिन रात लगा दो उसमें, ठीक है। यही करो, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत करो। करंट अफेयर करो और स्टैटिक्स जीएस करो। जैसे आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हो कि गेहूं में नंबर 1 कौन है, मसालों में नंबर 1 कौन है, वो सरकार की कोई नई योजनाएं तो नहीं है, ये कुछ ऐसा आया है तो पिछले 6 महीने या 7 महीने की, पिछले 1 साल की भी पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पिछले 1 साल की करंट अफेयर पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट, लेकिन फोकस करना पिछले 7 से 8 महीने पर ज्यादा फोकस करें, 1 साल से। उत्तराखंड की भी पिछले 2 साल से
3 साल की करंट अफेयर पे ज्यादा भी नहीं करना है, इंपोर्टेंट चीजें निकालनी है, ज्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो उत्तराखंड की पिछली कोविड से अभी तक, कोविड के पहले 2019 से अभी तक का जो करंट अफेयर है वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, सारा डाटा। तो स्टैटिक्स जीएस ऐसे याद कर लीजिएगा, और स्टैटिक्स जीएस में ज्यादा फंसा सकता आपको इको में, ठीक है। और संविधान में होगा तो क्या होगा, संशोधन होगा या कोई बिल पास हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे फंसा सकता है, वो देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में देखिएगा, जो ज्योग्राफी का जो फसलों वाला चैप्टर है या जो आर्थिक वाला चैप्टर है वो इकोनॉमी से करता है, तो वो करंट से उसको रिलेट करते हुए पढ़ेगा। हिस्ट्री में आपको वही ट्रेडिशनल अप्रोच करना है, कोई नया अप्रोच करना नहीं है, ठीक है, ये याद रखेगा। इसके अलावा जो सबसे मेन अप्रोच करना है, याद रखेगा, ये पूछता आयोग, वो आपका हिस्सा है जितनी विदेशी संस्थाएं हैं मेन जैसे WTO हो गया, ठीक है, UNO हो गया, ठीक है, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WWF हो गया, ठीक है, गुट निरपेक्ष हो गया, नाटो अभी करंट में चल रहा है तो नाटो के बारे में पूरा अपडेट, यूरोपियन लीग हो गया, है ना, G7 से रशिया बाहर हो गया, ये चीजें हो गई। अभी भारत का जो नीचे वाला जो साउथ एशिया का जो ग्रुप है सार्क, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सार्क के बाद अभी जो हाईलाइट है वो है बिमस्टेक, तो बिमस्टेक ग्रुप, मतलब इंपोर्टेंट चीजें जो हैं वर्ल्ड की जितनी भी संस्थाएं हैं इनका भी अपडेट साथ में लेके चलें, तो एक अच्छे खासे तरीके से रणनीति करते हुए चलें, तो बेनिफिट आपके लिए होगा, और वेल एंड पोजीशन में आप लोग आ सकते हो, और आपका चयन आसानी से तो नहीं, टफ तो करना ही पड़ेगा भाई, आसानी से कोई चीज नहीं होती है, ये बात छोड़ दीजिएगा अपना मन में कि आसान कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आसान उसे बनाना पड़ता अपनी मेहनत से, आसान कोई भी चीज नहीं होती, आसान उसे बनाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताई है उसको अप्रोच करिएगा, वेल एंड गुड स्थिति से बढ़िएगा, और यार हताश ना हो, ठीक है, एक दिन जरूर आपके पास ऐसा दीपक आएगा जो बिल्कुल उजाला लेके आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में अंधेरा कभी नहीं आना है, समझ में ना, उस उजाले की ओर आप हो, बढ़ रहे हो, बिल्कुल बढ़ रहे हो, समझ में ना, बस भ्रमित ना हो, अपना फोकस ना खो, इधर उधर एक्टिविटी में ना जाए, शादी का सीजन चल आने वाला है तो वहां पे ड्रॉप करें, है ना, क्योंकि पेपर आने वाला है, न्यू साल का सेलिब्रेशन अगले बार जा ही रहा है, चलो क्या हो गया वाली में, तो ये सब चीजें इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। और खासकर इग्नोर जो करना है सोशल मीडिया को, खासकर मैं अब भी बता रहा हूँ, सोशल मीडिया को खासा इग्नोर करना सीख जाए, पहले बता रहा हूँ, कल के दिन में ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया की वजह से आपका सारा कैरियर बर्बाद हो गया, ठीक है। और रणनीति है, टाइम है, सारा चीज है, पूरा का पूरा टाइम अपने आप को दीजिएगा, दूसरे को एक सेकंड भी देने की जरूरत नहीं है, समझ में ना, दूसरा आपके लिए वो चीज कभी नहीं कर सकता है जो आप अपने लिए खुद कर सकते हो, आप अपने हीरो हो, आप ही अपने विलन बन सकते हो इन दिनों में, याद रखिएगा, ठीक है। विलन बनना, हीरो बनना आपके ऊपर है, वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, किसी को ब्लेम लगा के, किसी के कंधे पे बंदूक चला के आप अपनी कमजोरियों को छिपाते हो बस, और कुछ नहीं करते हो, ये डेफिनेटली है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, अगर हम अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हम कमजोर बनना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है, हम कभी विजेता नहीं बन सकते हैं, तो विजेता बने, जो कमजोरियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, उन पे मेहनत करने की कोशिश करें, और आज से दिन रात एक कर दें, जहां जहां गैप्स है उन गैप्स को पूरा करने की कोशिश करें, और देन डेफिनेटली श्योरली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इतना टफ भी कंपटीशन नहीं है, इतना रेयर कंडीशन पे भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, आसान है, बस रणनीति अच्छी हो, एक बोलते हैं ना शार्प माइंड हो, कंफ्यूजन माइंड नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन क्रिएट को कैसे दूर करूं, इतना आपको भी पता है, तो कंफ्यूज जहां क्रिएट हो रहा है वहीं पे उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, उसको लोड मत करिएगा। अब पीठ में इतने कंफ्यूजन लोड कर ले हो तो डेफिनेटली पीठ तो नीचे गिरेगी, फिर पेपर के दिन में वहां पे एक एक करके डाउट होने शुरू होते हैं, फिर आता है यार मैंने उस दिन क्यों नहीं क्लियर कर लिया होगा, पूरे साल, पूरे 2 साल की मेहनत, दिन रात एक, दीपावली छोड़ी मैंने, होली छोड़ी मैंने, शादी छोड़ी मैंने, सर के कहने पर सोशल मीडिया छोड़ा, दिन रात एक की, और लास्ट में जो कंफ्यूजन वाला लोड था वो मेरे को ले डूबा, काश मैं उसको पहले क्रिएट कर लेता, मतलब पहले सॉल्यूशन कर लेता। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, देखिएगा हवा में चीज़ें नहीं होती है, मैं आपको बताऊँ टाइम टेबल इतना पढ़ो भाई, ये पढ़ो वो पढ़ो, जहाँ वीक है वो पढ़ो,
जीएस का 40 नंबर का है, मैंने जो आपको बढ़ा है इनमें रिवीजन करो। टाइम अपने हिसाब से दो, किस 20 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, जहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिन के हिसाब से टाइम दो, ठीक है। जहां पे लग रहा है कि आपको आपका वो वाला सब्जेक्ट कम हो तो उसको ज्यादा टाइम दे दो, कोई नहीं। आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छी स्थिति में है, प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, लगातार उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उसको हल्का फुल्का रिवीजन मोड में ले लें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उस सब्जेक्ट में अच्छी स्थिति में हो। जिस सब्जेक्ट में अच्छी स्थिति में नहीं हो, आपको लगता नहीं पढ़ रखा है, उसमें थोड़ा नया पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा जोर उसमें लगा दो, ठीक है। फिर एक साथ कंबाइंड लास्ट पेपर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पूरा रिवीजन पे फोकस होना चाहिए, ओवरऑल रिवीजन पे। उस टाइम पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 15 दिन, 10 दिन एग्जाम से पहले ऐसे करने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको थोड़ा समय ज़्यादा दे, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको रिवीजन करे और उसको यथास्थिति में बनाए रखे। ऐसा नहीं कि उसको भी कमजोर करना है, यथास्थिति में बनाना है। कोशिश तो यही करनी है कि आज एक दो थोड़ा मतलब अब हल्का फुल्का अब करना है उसको, ठीक है। और एक एक टॉपिक करके पढ़े। अभी आपके पास 60 दिन है, एक एक टॉपिक करके भी हर चैप्टर में पढ़ते हो तो 60 दिन में उत्तराखंड के 60 लेसन, 60 दिन में हिंदी के देखेगा कितने लेसन, लगभग हिंदी 2 बार रिवीजन। और जीएस भी आपका लगभग रिवीजन हो ही जाएगी सारे सब्जेक्ट। स्टैटिक जीएस करें डेली। अब करंट अफेयर रूटीन में ले आए, जिसने रूटीन में नहीं लाया है वो रूटीन में लाना जरूरी है ना। बिल्कुल भी रूटीन नहीं छोड़े। अब करंट अफेयर लेनी है, आपके पास यूट्यूब है, आप घटना चक्र या किसी और की जिसकी भी फॉलो करते हो, मैं तो घटना चक्र कहूंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई दूसरी करंट अफेयर करते हो तो देख लो, ठीक है। तो करना है, वो डिपेंड किसी पे नहीं रहना है, विजेता बनना और खुद को ही खुद से बदलाव शुरू करना है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रुकेगा नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, पॉजिटिव ईगो लाना है, नेगेटिव लाना नहीं लाना है, ठीक है। तो जो दिन बचे हैं उनको बैलेंस होके चलें। और जिस तरीके से मैंने आपसे कह रखा है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, जहाँ पे स्ट्रांग है उसको बी कंटिन्यू और उसको आगे ना करने की कोशिश करें, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉनर नहीं है उसको आगे एट दैट मूव करते रहे, ठीक है। और लास्ट में उसको मूव करते हुए फाइनली एक सार करिएगा 10-15 दिन लास्ट में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बस यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको किसी और को फॉलो करना है, किसी और को करना, आप करिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, जो भी जीएस आपकी चल रही थी वो जो नोट्स बना रहे थे वो, और इस बीच में अब आपको पटवारी तक जो जनवरी में पेपर है घटना चक्र की का ही पूर्वालोकन करना है, छान देना है क्वेश्चन। देखिएगा आप स्पेक्ट्रम लाओगे, रमेश चंद्रा लाओगे, लक्ष्मीकांत तो चलो कॉमन है, बहुतों ने ली होगी, या लक्ष्मीकांत लोगे या महेश वर्णवाल लोगे, ले लो, एक चांस के लिए ले लो। लेकिन उनको तब लो जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, उन टॉपिकों के लिए। एक सिरे से नए सिरे तक तो पढ़ने के लिए नहीं है वो बुक, ठीक है। नए सिरे से तो आपके पास 2 महीने में इतनी बुकों को नहीं पढ़ सकते हो, अवॉइड करिएगा। आपने पढ़ रखी है, उनके नोट्स बना रखे या उनमें मार्क कर रखा है, वेल एंड गुड, आराम से पढ़िएगा, उन चीज़ों को रिवीजन करते रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जितना आपने जीएस का कर लिया वो प्लस घटना चक्र पूर्वालोकन, मोस्टली इन भी जो बचे दिन हैं इनका रिवीजन करें। और गारंटी बता रहा हूँ, सिलेक्शन का यही लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ नया करने की कोशिश करोगे, दबाव में आ जाओगे, सोचोगे कि मैंने ये बुक नहीं की है, वो बुक नहीं की है। यार आप बताओ, मैंने स्पेक्ट्रम कर ली, ठीक है, बहुत बड़ी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उससे एक क्वेश्चन नहीं आया तो, एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्या कर लूंगा बताओ। क्वालिटी का पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ी कि स्मार्ट पढ़ा है मैंने। क्वालिटी अलग होती है, स्मार्टनेस अलग होती है, ठीक है। हालांकि क्वालिटी किसी ना किसी दिन काम आएगी, लेकिन स्मार्टनेस हमेशा काम आती है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये जरा ध्यान करिएगा, चलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, है ना। तो बी पॉजिटिव और अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़े। शुभ रात्रि।